हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है डे 48 का, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट राइट एक्ट। रिसेंटली इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो है वो पास हुआ है राज्यसभा में, जिसका काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ट्राइबल के लैंड्स को लेके क्या राइट्स हैं और उनको राइट्स अपने गेन करने में क्या इशू आता है फॉरेस्ट के राइट्स गेन करने में, इस इशू पे हमारा आज का क्वेश्चन बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आज का, डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। व्हाट चैलेंजेस डू स्टेट्स लाइक मिजोरम एंड नागालैंड फेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सो हमको दो क्वेश्चन डिस्कस करना है कि एक तो नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट राइट का एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है और क्या चैलेंजेस हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, पर्टिकुलरली मिजोरम एंड नागालैंड, जो बहुत छोटे स्टेट्स हैं जिनके पास फॉरेस्ट के लैंड के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, वो इशू फेस करते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। सो एज यूजुअल हमारे आंसर के 3 पार्ट होंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में वी टॉक और डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में उसका क्या स्टेटस है। बॉडी पार्ट में वील डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA इन नॉर्थ ईस्ट। देन उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में फेस करते हैं, एंड लास्टली वी विल कंक्लूड अवर आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर। सबसे पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसका दूसरा नाम एक और इम्पॉर्टेंट या फुल नेम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो फॉर इंडिजिनस और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं उनके फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जिन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का अपोजिशन किया है। इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कि ये 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री के 100 किलोमीटर की रेंज तक या लिमिट तक, रेडियस तक गवर्नमेंट को फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने के लिए अलाउ करती है फॉर द पर्पस ऑफ रोडवेज, रेलवे लाइन या स्ट्रैटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट क्लियरेंस। अभी तक किसी भी काइंड के फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन करना है तो आपको एक एनवायरमेंटल या फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर में। अब उन्होंने 100 किलोमीटर की लिमिट तक, रेंज तक ये रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू रोडवेज, रेलवे लाइन या गवर्नमेंट ने अगर किसी को क्लासिफाई किया हो स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए। सो इस केस में फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं रहेगी एंड मियरली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द फॉरेस्ट लैंड कैन बी कट डाउन एंड कैन बी डाइवर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ private project or for these project for the purpose of these project without any kind of environmental clearance from the state government. So इसी बात का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो उस कंटेक्स्ट में हम ये देख लेते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंटेशन इनका स्टेटस क्या है। सबसे पहले तो स्पेशल ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इनका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में स्पेशल रिलेवेंस है, क्योंकि जैसे कि स्पेशल स्टेटस के कुछ आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 371 एंड 371B, ये नागालैंड और मिजोरम के को प्रोहिबिट होते हैं, मतलब ये प्रोहिबिट करते हैं कि पार्लियामेंट का कोई भी लॉ डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई ना हो अनटिल अनलेस मिजोरम और नागालैंड की जो स्टेट असेंबली है वो इसको अप्रूव कर दें या फिर गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट वहाँ पे विथ मॉडिफिकेशन उस लॉ को लगाएं। ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट का जो नागा और मिजो कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर या फिर लैंड की ओनरशिप और ट्रांसफ़र को अफेक्ट करता है, उनके राइट्स से इम्पिंज करता है, ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट का डायरेक्टली वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड सो दैट वो मिजो और नागा कस्टमरी लॉ को इम्पिंज ना करे। दूसरा, फॉरेस्ट राइट एक्ट का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत स्लो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। जितना इम्प्लीमेंटेशन रेस्ट ऑफ द कंट्री में फॉरेस्ट राइट एक्ट का हुआ है उतना नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ है। द रीज़न बीइंग यहाँ पे फॉरेस्ट राइट, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट से ज़्यादा कम्युनिटीज़ जो हैं जिनके कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज हैं फॉरेस्ट के, जो फॉरेस्ट को अपना एक एज अ होम मानते हैं, एज अ पार्ट मानते हैं अपनी फैमिली का, फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड कस्टम्स ऑल्सो। सो इस कंटेक्स्ट में वहाँ पे कम्युनिटी राइट्स या कम्युनिटी फॉरेस्ट क्लेम होने के कारण इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स या इंडिविजुअल ट्राइब्स को, इंडिविजुअल पर्सनस को फॉरेस्ट क्लेम वहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं करा पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन, ये वहाँ पे एक इशू है। द सेकेंड थिंग इज़ वहाँ पे टोपोग्राफी बहुत कॉम्प्लेक्स होने के कारण और इंसर्जेंसी बहुत हाई होने के कारण
एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन उतनी स्पीड से नहीं हो पा रहा है जितनी स्पीड से वहाँ पे होना चाहिए। तीसरा, असम और त्रिपुरा को छोड़ के कोई भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नहीं है जिन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन किया हो। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का लिमिटेड प्रेजेंस होने के कारण जो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, और कम्युनिटी, क्लान और चीफ और इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड होने के कारण अकॉर्डिंग टू कस्टमरी राइट्स और ट्रेडिशनल राइट्स वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल तरीके से फॉरेस्ट राइट्स का प्रोवाइड करा पाना बहुत हार्ड हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट के लिए। सो दीज आर द 3 रीजंस: स्पेशल स्टेटस, कस्टमरी और ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल टाइज, एंड नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिटी, क्लान, चीफ और इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड के कारण जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स सेटल नहीं हो पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जिस स्पीड से बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हो रहे हैं उस स्पीड से। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने में रिस्ट्रिक्ट करते हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट बेसिकली एक एक्ट है जो ट्राइबल्स को उनके लैंड का राइट दिलाता है अगर वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं या रिसाइड कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल ट्राइबल्स को जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं या फिर कोई विलेज जो वहाँ पे उसके फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं, उनको उन लैंड का, उन ट्राइबल राइट्स का क्लेम या उन लैंड्स का क्लेम देती है। लेकिन ये क्लेम दे पाना इंडिविजुअल ट्राइब्स को या ट्राइबल इंडिविजुअल्स को या फिर विलेजेस को इन अ लीगल फॉर्म फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट हो रहा है। द रीज़न बीइंग, एक तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लैंड टेन्योर सिस्टम है। ये रीजन के टेन्योर सिस्टम जो लैंड के हैं बहुत कॉमन है। कहीं पे कम्युनल ओनरशिप है, कहीं पे कम्युनिटी खुद ओनरशिप लेके रखी है उन्होंने अपनी कस्टम्स और नॉर्म्स के हिसाब से। कई जगह पे लैंड राइट्स हैं कस्टमरी, वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उन्होंने खुद इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो वहाँ पे राइट्स प्रोवाइड करा पाए किसी को। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें एक फार्मिंग ट्राइब एक लैंड पे बर्न करके लैंड को फिर दूसरी जगह चली जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वापस लौट के आ जाती है। तो उससे इट बिकम्स हार्ड टू आइडेंटिफाई कि किस ट्राइब का किस लैंड पे क्लेम बनता है, और इसी के कारण हमको उनके फॉरेस्ट राइट को आइडेंटिफाई कर पाना और रिकॉग्नाइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि कई ट्राइब्स के क्लेम्स और डिस्प्यूट ओवरलैपिंग है। एक ही लैंड पे कई ट्राइब्स क्लेम करती हैं क्योंकि वो उस पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कस्टमरी लैंड राइट्स जो हैं वो प्रैक्टिस करती है। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल और हिली रीजन्स होने के कारण, यहाँ पे रूरल और हिली रीजन्स बहुत हाई अमाउंट में होने के कारण एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉपर ना होने के कारण गवर्नमेंट सर्विसेज जो फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड हैं वो वहाँ पे रीच नहीं कर पाती, और कोई भी क्लेम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना किसी ट्राइबल ग्रुप के लिए या इंडिविजुअल के लिए, इट इज़ वेरी हार्ड टू रिपीटेडली टू go to the administration due to the lack of transport and roadways, proper roadways and transport। तो बार बार वहाँ पे जाना उनके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, जिसके कारण वो अपने राइट्स का क्लेम नहीं कर पा रहे इंडिविजुअल्स। द थर्ड इज कंजर्वेशन का राइट्स के साथ बैलेंस कर पाना। नॉर्थ ईस्ट रीजन इकोलॉजिकली सबसे रिच और डाइवर्स रीजन में आता है इंडिया के। यहाँ पे इंडो बर्मन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जिसके कारण इसका काफ़ी सारा रीजन प्रोटेक्टेड एरिया में आता है और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में आता है। तो यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को राइट प्रोवाइड करना एंड एट द सेम टाइम फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करना, ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्टिंग हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाते हैं, और इसी कारण से गवर्नमेंट रिमेन्स इन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिलेमा कि इंडिविजुअल को फॉरेस्ट के राइट दें या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स के क्लेम है उनको रिजेक्ट करें। द फोर्थ इज नेचुरल रिसोर्सेज। ये रीजन बहुत हाईली एबंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज में, पर्टिकुलरली टिम्बर और मिनरल्स में, जिसके कारण यहाँ पे लैंड यूज़ को लेके और लैंड को क्लेम करने को लेके काफ़ी सारी कन्फ्लिक्ट चलती हैं ट्राइबल्स के बीच में, जिससे इंडिजिनस पॉपुलेशंस जो हैं फॉरेस्टेड एरियाज़ की वो अपने फॉरेस्ट को क्लेम नहीं कर पा रही। बड़ी प्राइवेट पार्टीज़ या फिर लोकल जो बिग पॉलिटिकल कनेक्शंस होल्ड करने वाले ग्रुप्स हैं, ये लैंड पे ऑक्यूपेशन करके बैठे हुए हैं, जिससे इंडिजिनस पॉपुलेशन अपने ही राइट्स को क्लेम नहीं कर पाती। सो दीज आर द 4 बिग चैलेंजेस जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको रेस्ट्रिक्ट कर रही है। पहला इज लैंड टेन्योर सिस्टम का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, द सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक, द थर्ड इज राइट्स का क्लेम सेटलमेंट करना वर्सेस फॉरेस्ट को कंजर्व करना, एंड द फोर्थ इज नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस, जिससे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होने के कारण
लोगों के राइट्स सेटल करने में डिफ़िकल्टी आ रही है या इशू आ रहा है। सो दीज आर द चैलेंजेस फॉर ड्यू टू विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हम फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं। कंक्लूजन में हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देयर आर 3 थिंग्स जो हमको बैलेंस करना है। एक तो टेनोरियल सिक्योरिटी, मतलब कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, ट्रेडिशनल राइट्स, उनको हमको प्रिजर्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि ट्राइब्स वहाँ की जो है वो ऑलरेडी इंडिया से थोड़ा कटा हुआ महसूस करती है। गवर्नमेंट ऑफ सेंटर जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे डिस्कनेक्ट फील करती है ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ डिस्कनेक्ट एंड द अंडर डेवलपमेंट इन द रीजन। उनको ऐसा लगता है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया उनकी केयर नहीं करता, और उस केस में कम्युनिटीज़ को नेगेटिवली एक इम्प्रेशन बनाना उनके दिमाग में हमारी तरफ से किसी भी एक्शन से वो हमसे उनको और दूर ले जाएगा। तो हमको कम्युनिटी के टेनोरियल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल्स और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस है, उनके राइट्स भी उनको प्रोवाइड कराना है। एंड एट द सेम टाइम हमको ये भी चीज़ बैलेंस करना है कि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो राइट्स के क्लेम सेटलमेंट करते टाइम। तो हमारी एक बहुत बड़ी नीड है कि हम टेनोरियल सिक्योरिटी टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्रोवाइड कराएं वाइल ऑल्सो सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट। और ये चीज़ सभी ऐसे अचीव हो पाएगी जब स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट चारों मिल के काम करेंगे अलॉन्ग विद द लोकल ट्राइब्स, जिससे सबके क्लेम्स एमिकेबली सेटल करे जा सके। एंड एट द सेम टाइम उन ट्राइबल्स से और उन फॉरेस्ट ड्वेलर्स से हम ये एक्सपेक्ट भी कर पाएँ कि वो एनवायरनमेंट, अपनी लाइवलीहुड के लिए एनवायरनमेंट को या फॉरेस्ट को डैमेज नहीं पहुँचाएंगे। जब हम ये बैलेंस अचीव कर लेंगे तो हम इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को ना सिर्फ उनके डेवलपमेंटल राइट्स प्रोवाइड कराएंगे, बट एट द सेम टाइम विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द हाई अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज विच आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। So this was the issue, या this was the thing which we needed to discuss। नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज़ हैं, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस है, ये हमने डिस्कस किया। फॉरेस्ट राइट अमेंडमेंट कैसे इनको इम्पैक्ट करता है ये भी हमने देखा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में 100 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट को कवर कर लेता है। और उस कंटेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट विल लूज देयर राइट कि वो अपने स्टेट का डेवलपमेंट अपने हिसाब से या फॉरेस्ट का मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट विल गेट एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ अथॉरिटी ऑन द फॉरेस्ट ओवर द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को हमसे और ज़्यादा सेपरेट करने की टेंडेंसी ला सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में हमको ये चीज़ बैलेंस आउट करना पड़ेगी कि हम विदाउट किसी टाइप का नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इंप्रेशन जनरेट करें लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके हम फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कर पाएँ। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.